ऑल आर देयर इन क्लास? कौन कौन है क्लास में? रेखा, दिव्या, किशन, पायल, निहारिका, सोनू, लक्ष्यराज, पालीवाल, गौरव, विवेक, और कौन है? बस इतने ही? तो झील, मजामा, बढ़िया सब? अब देखो, लास्ट क्लास हम मिनरल्स वाला चैप्टर कर रहे थे, इसमें आज स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 147 बुक में एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे। एनर्जी मिनरल्स में क्या क्या मिनरल्स आते हैं? From these minerals we obtain heat energy from the industrial development for country. Energy is considered as its primary need. The natural sources of energy minerals are fossil material and atomic elements. It is obtained from coal, petroleum, natural gas, atomic energy traditionally and used in industries, agriculture, transportation and at household levels to the modern lifestyle. एनर्जी मिनरल्स उन मिनरल्स को कहते हैं जिससे हम इंडस्ट्रियल यूज में लेते हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके और भी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में यूज में लेते हैं। ये एनर्जी सोर्सेज ज्यादातर हमको मिलती है कोल से, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से, एटॉमिक एनर्जी से और भी बहुत सारी चीजों से। अब द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस रिसोर्सेस ऑफ द कंट्रीज, ये कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ मिलता है? सबसे पहले आता है तुम्हारा कोल। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड अमेरिका। तो इंडिया जो है वर्ल्ड में तीसरा लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। सबसे पहले चाइना, फिर अमेरिका, फिर इंडिया। In India, coal was found first in Raniganj in 1774. After this, it started in 19th century. सबसे पहले कोल हमारे कंट्री में जो ढूंढ के निकाला गया था या कोल माइंस की जो हुई थी एस्टैब्लिशमेंट, वो रानीगंज में हुआ था। आफ्टर दिस 19th सेंचुरी से फिर इसकी डेवलपमेंट धीरे धीरे शुरू हुई। Coal has been categorized on the basis of carbon contents as anthracite. कोल अलग अलग टाइप के आते हैं। सबसे पहले कोल की जो कैटेगराइजेशन होती है वो उसके कार्बन कंटेंट के हिसाब से होती है, यानी किस कोल में कितना कार्बन कंटेंट होता है उसके हिसाब से होती है। ज्यादा कार्बन कंटेंट का मतलब ज्यादा धुआं फेंकता है, तो कोल में उन कोल की वैल्यू ज्यादा होती है जिसमें हीट ज्यादा जनरेट होता है और ऐश यानी धुआं जो है कम से कम होता है। सबसे पहले आता है तुम्हारा एंथ्रासाइट 80 to 95%, बिटुमिनस 40 to 80%, लिग्नाइट 40 to 55%, पीट लेस देन 40%. In India, 98.5% deposits are present and 99% production of coal is obtained from sedimentary rocks of Gondwana region. तो ज्यादातर जो है ये कोल्स की अवेलेबिलिटी जो है इंडिया में गोंडवाना रीजन में पाई जाती है। इट इज फिजिकली प्रेजेंट इन महानदी वैली रीजन। गोंडवाना रीजन के अलावा महानदी वैली रीजन, दामोदर वैली, सोन वैली, गोदावरी वर्धा रीजन, तो ये रीजन है ब्राह्मणी, इंद्रावती और कोयल। Here bituminous coal is found in the form of thick layers of 10 meter to 30 meter. तो यहाँ पर ज्यादातर जो कोल पाई जाती है वो बिटुमिनस कोल पाई जाती है जो लेयर्स में परत में होती है 10 मीटर से लेके 30 मीटर तक।
लिग्नाइट जो है इंफीरियर लो क्वालिटी का कोल है. कोल ऑफ टर्शियरी पीरियड बिल्ड बिटवीन 15 to 60 लाख ईयर्स अगो इज फाउंड इन मिक्स फॉर्म. ये कई अलग अलग रीजन में मिक्स फॉर्म में मिलता है. द डिपॉजिट्स ऑफ सच टाइप ऑफ कोल्स जो है इस टाइप के कोल्स ज्यादा पाए जाते हैं आसाम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और कुछ मात्रा में राजस्थान में भी पाए जाते हैं. लिग्नाइट कोल इज फाउंड इन राजस्थान which is present with limestone. limestone के साथ में जो है लिग्नाइट कोल भी पाए जाते हैं. कपुर्डी, चलीपा, गिरल, भातका, गुंगवा एंड शिव इन बाड़मेर रीजन में ज्यादातर पाए जाते हैं. बरसिंगसार, पलाना, गुधा, देशनोक, बीकानेर रीजन में पाए जाते हैं. इसके अलावा मेड़ता रीजन में, कसानू, कुचेरा एंड मातासुक इन नागौर डिस्ट्रिक्ट में भी पाए जाते हैं. द लिग्नाइट इन राजस्थान इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट. तो राजस्थान में ये जो लिग्नाइट कोल पाया जाता है इसको जो है थर्मल पावर प्लांट में यूज किया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट. पेट्रोलियम इज टुडे द पिवोट ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. पेट्रोलियम आज एक बहुत बड़ा एनर्जी रिसोर्स है. पेट्रोलियम के ऊपर में पूरा का पूरा टर्शियरी सेक्टर यानी पूरा का पूरा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है. पेट्रोलियम is spread in 17.2 lakh square kilometer area and this sponge like fossil pure mineral oil is found in vast sedimentary rock. तो पेट्रोलियम जो है वो 17.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये स्पॉन्ज मिनरल ऑयल सेडिमेंट्री रॉक्स रीजन्स में पाए जाते हैं. It is found by immersing of vegetation and living organisms in oceanic parts and chemical and thermal process. It is found below the reserves of natural gas and used in transport and machinery sectors. तो ज्यादातर जो है ये प्लांट्स, वेजिटेबल्स, डेड एनिमल्स लॉन्ग ईयर्स ऑफ टाइम्स हीट और प्रेशर से दब के जो है नीचे इनका पूरा तेल निकल जाता है जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं. इस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके अलग अलग फॉर्मेट में यूज किया जाता है जैसे डीजल, पेट्रोल. मैंने तुमको पहले भी बताया था पेट्रोल जो हम व्हीकल्स में यूज करते हैं ये भी पूरे प्योर फॉर्म में नहीं होती है. इसका कलर जो होता है गोल्डन कलर होता है. जो प्योर फॉर्मेट में आता है वो ज्यादा इससे भी ज्यादा रिफाइंड फॉर्म में व्हाइट कलर में आता है. व्हाइट कलर जैसा ऑलमोस्ट व्हाइट जिसको हम यूज करते हैं एयरक्राफ्ट्स में. वो पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा होता है. वो सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर में जो है जो फ्लाइट्स होती है जो उनके डिपो होते हैं वहीं पर अवेलेबल होता है. तो इट रिजर्व यहाँ पर इंडिया में जो पेट्रोल के थोड़े बहुत रिजर्व्स हैं ज्यादातर जो पेट्रोल है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में पाई जाती है. सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान यानी मिडिल ईस्ट रीजन्स में जो है पेट्रोल की अवेलेबिलिटी ज्यादा है. इंडिया में ज्यादातर पेट्रोल हमारे इंडिया में उतना अवेलेबल नहीं है तो हमको जो है पेट्रोल एक्सपोर्ट करना पड़ता है इंपोर्ट करना पड़ता है हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए. सबसे ज्यादा पेट्रोल हम किस कंट्री से इंपोर्ट करते हैं पता है क्या तुमको? किसी को कोई आइडिया है? सबसे ज्यादा पेट्रोल हम किस कंट्री से इंपोर्ट करते हैं? कौन बता सकता है? इराक? नहीं, रॉन्ग आंसर. इराक नहीं है. इंडिया सबसे ज्यादा पेट्रोल किससे इंपोर्ट करता है? वाह, श्रीलंका. नहीं. और कोई? सऊदी अरब भी नहीं. सऊदी अरब से लेते हैं लेकिन उतना नहीं. सबसे ज्यादा हम पेट्रोल के लिए किस कंट्री पे डिपेंडेंट है? वाह पालीवाल, चाइना. बहुत अच्छा. दुबई भी नहीं. कौन बता सकता है इसका राइट आंसर? सोनू, निहारिका, क्या आंसर आ रहा है? बांग्लादेश.
खुद का रिक्वायरमेंट वो पूरा नहीं कर पाता, हमारा कहां से करेगा? और कोई कंट्री का नाम बचा है तो वो भी डाल दो। सोनू निहारिका, पता नहीं क्या तुमको? इंडिया पेट्रोल के लिए सबसे ज्यादा डिपेंडेंट किस पे है? किससे ज्यादा हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं? वेरी गुड, गौरव कुमावत ने करेक्ट आंसर दिया है। ईरान, ईरान इज द करेक्ट आंसर। इंडिया की जो पेट्रोल रिक्वायरमेंट है वो ईरान से पूरा होता है। सबसे ज्यादा हम जो पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं वो ईरान से करते हैं, ध्यान रखना। गौरव, पता था या तुक्का लगाया था? वाकई आंसर पता था? पता था तो बहुत अच्छी बात है, गुड। इंडिया में जो पेट्रोलियम है वो ज्यादातर जो है पाए जाते हैं ब्रह्मपुत्र वैली और सुरमा वैली इन आसाम। आसाम रीजन्स में ज्यादा अवेलेबिलिटी है हमारे इंडिया में। तो इंडिया में ज्यादातर जो है आसाम रीजन्स में पाई जाती है। इसके अलावा सुंदरवन डेल्टा इन वेस्ट बंगाल, ईस्ट कोस्ट पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, थोड़ा बहुत राजस्थान, सौराष्ट्र, हिमालयन के तराई रीजन्स में, नॉर्थ और सेंट्रल गुजरात, मुंबई बेसिन, गोदावरी, कावेरी डेल्टा रीजन और बॉम्बे हाई इन अरेबियन सी। यहां से जो है, अच्छा, इजी में तो ये हाल है। बांग्लादेश पाकिस्तान गिना दिया मेरे को तुम एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोल में। हार्ड पूछूंगा तो पता नहीं क्या क्या आंसर दोगे तुम लोग। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेजर रीजन्स ऑफ पेट्रोलियम रिजर्व इन इंडिया। रिजर्व यानी स्टॉक। तो पेट्रोल रिजर्व हमारे इंडिया में कहाँ है? in India 90% of total petroleum production is obtained from Maharashtra, Assam, गुजरात और राजस्थान। हाँ, तो इंडिया 90% ऑफ टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्शन, इंडिया में 90% ऑफ टोटल जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन है ये आता है तुम्हारा महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात और राजस्थान से। दिस क्रूड ऑयल इज सेंट टू 24 लार्ज रिफाइनरीज ऑफ द कंट्री थ्रू पाइपलाइन। ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये पाइपलाइन के थ्रू में किया जाता है। पाइपलाइन के थ्रू में क्यों किया जाता है? क्योंकि पेट्रोल जो है हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, तुरंत आग लग जाए, वोलेटाइल होता है, एस्केप कर जाता है, इसीलिए इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पाइपलाइंस के थ्रू में किया जाता है। और ये जो रिफाइनरी, मैंने कहा ना कि पेट्रोल को रिफाइन किया जाता है और उसके बाद में यूज किया जाता है, तो हमारे देश में 24 बड़े रिफाइनरी है जहां पर इस क्रूड ऑयल को जो है पाइपलाइंस के थ्रू में भेजा जाता है। गुवाहाटी, बरौनी, वडोदरा, हल्दिया, मथुरा, दिग्बोई और जामनगर। In the same way, the reserve of natural gas are found in Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Punjab, Rajasthan, West Bengal, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। ये जो सारा मैनेजमेंट है इसको गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मैनेज होता है। ये कंपनी जो है प्रोवाइड्स टोटल नेचुरल गैस ऑफ द कंट्री फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए 38%, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर के लिए 33% और जो अदर है वो डोमेस्टिक यूज के लिए यूज किया जाता है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री में 91% इज प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र, गुजरात,
Assam and Rajasthan. Reserves of petroleum in Rajasthan are found in, जो राजस्थान में पेट्रोलियम रिजर्व है ये किस किस रीजन में है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट इन 12 ब्लॉक्स इन विच लार्ज रिजर्व्स आर प्रेजेंट। सबसे ज्यादा जो पेट्रोलियम रिजर्व है राजस्थान में वो तुम्हारा जैसलमेर रीजन में, जैसलमेर में है सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है राजस्थान में। जैसलमेर ब्लॉक में सांचौर, बूढ़ा मलानी ब्लॉक, बीकानेर के नागौर ब्लॉक, बीकानेर गंगानगर ब्लॉक। गैन इंडिया एक कंपनी है, ये ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार आ जाता है। गैन इंडिया एक फॉरेन कंपनी है जिसने 91 जो है वेल्स डग किए गुडमलानी और सांचौर रीजन्स में जिससे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जा सके। तो गैन इंडिया जो है एक फॉरेन कंपनी है, स्पेशली राजस्थान में ऑयल रिजर्व के लिए जो है ऑयल एक्सट्रैक्शन, क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए जो है काम कर रही है। इसके बाद लास्ट आता है एटॉमिक एनर्जी मिनरल्स। एटॉमिक रिसर्च में जो काम आता है उनको हम कहते हैं एटॉमिक एनर्जी मिनरल्स। ये कौन कौन से हैं? यूरेनियम 338, 235, 233, प्लूटोनियम 239, थोरियम, बेरिलियम, जिरकॉन, ये सारे मिनरल्स है जो एटॉमिक एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। 1 ounce of uranium can produce energy equal to 100 metric tons of coal। 1 ounce of छोटा सा पार्ट ऑफ यूरेनियम जो है वो 100 मेट्रिक टन कोल से जितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो थोड़ा सा 1 ounce ऑफ यूरेनियम प्रोड्यूस कर सकता है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज फाउंडेड। जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है ये फाउंड हुआ था इंडिया में 1948 में। एंड देन 17 एटॉमिक रिएक्टर्स जो है वो इंडिया में एस्टैब्लिश किए गए थे। इंडिया जो है वो एक एटॉमिक संपन्न कंट्री है, एटॉमिक वेपन्स भी है इंडिया के पास में, एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी है इंडिया के पास में। These atomic reactors generate 4800 megawatt electricity generate करता है। In atomic reserves, uranium reserves are found in Dharwad and Arkan Rock। सिंगभूम इन बिहार, मैंने बताया था सिंगभूम इन पहले बिहार था, अब झारखंड में जादूगुड़ा माइंस। इन पेगमेटाइट रॉक्स इन माइका रीजन्स ऑफ राजस्थान, इन मोनाजाइट रॉक्स इन कोस्टल पार्ट्स ऑफ केरल। थोरियम रिजर्व्स आर प्रेजेंट इन सैंड्स ऑफ केरल एंड बिहार। इसके अलावा डिपॉजिट्स ऑफ एलिमिनेट रिजर्व्स आर प्रेजेंट इन द सैंड्स ऑफ केरल एंड बेरिलियम रिजर्व्स आर प्रेजेंट इन राजस्थान। बिहार अब नहीं है, झारखंड रीजन में है, कट कर देना। बिहार रीजन में अब कोई एटॉमिक ये मटेरियल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, ये झारखंड रीजन में है, तो गलती से बिहार मत लिख देना। बिहार में पहले था, अब ये जितने एटॉमिक मिनरल्स का रिजर्व्स है ये सारे झारखंड में है। तो बिहार अब अगर लिखोगे ये बुक के देख के तो वो गलत हो जाएगा, वहां कट करके झारखंड लिख देना ताकि ध्यान में रहे। और आंध्र प्रदेश में। तो ये जो है ज्यादातर जो है इनको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस में काम कर में लेते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स भी बना चुके हैं, कई बना रहे हैं, लेकिन एक सारे कंट्रीज की एक सीक्रेट पॉलिसी है कि कोई भी कंट्री अपना एग्जैक्ट नंबर ऑफ जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता है। ये कंट्री की, हर कंट्री की एक सीक्रेट पॉलिसी होती है कि ऐसे तो एक रफ फिगर जो है वो कंट्रीज की दी गई है। इंडिया के पास में करीब करीब जो है 37 न्यूक्लियर वेपन्स है, पाकिस्तान के पास में कुछ 18-19 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यूएसए के पास का अलग फिगर है, चाइना का अलग फिगर है। लेकिन ये जो न्यूक्लियर वेपन्स की जो फिगर दी गई है ये इनका एग्जैक्ट फिगर नहीं है। तो
ये कंट्री की सीक्रेट पॉलिसी होती है कि वेपन्स तो वो अलग बना के रखते हैं और वर्ल्ड को डिक्लेयर करते हैं कुछ और फिगर, हमेशा वो कम ही बताते हैं, होता उनसे ज्यादा है। अभी जैसे हमारे पास में एक छोटा सा कंट्री है श्रीलंका, आइलैंड कंट्री है। श्रीलंका के पास में, श्रीलंका ने वर्ल्ड में डिक्लेयर कर रखा है कि वो न्यूक्लियर संपन्न देश नहीं है, यानी उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि श्रीलंका के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। उसके पास कितने क्या न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसका पता किसी को भी नहीं है, उसने अपने प्रोटेक्शन के लिए छुपा रखे हैं। इस तरीके का ये न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर जो है वो एक हिडन ट्रूथ है। लास्ट टॉपिक, मिनरल्स इन राजस्थान। राजस्थान इज नोन एज द म्यूजियम ऑफ मिनरल्स। राजस्थान, ये क्वेश्चन आता है कि वाई, अक्सर ये वाला क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिख करके रखना डबल टिक, कि वाई इज राजस्थान कॉल्ड अ म्यूजियम ऑफ मिनरल्स। तो राजस्थान इज नोन एज म्यूजियम ऑफ मिनरल्स क्यों कहा जाता है? अबाउट 79 टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन राजस्थान। राजस्थान में करीब करीब 79 टाइप्स ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसमें 44 काइंड्स आर लार्ज, 44 लार्ज, 23 स्मॉल and 12 are micro minerals. From availability point of view, Rajasthan is the third largest mineral state in the country. मिनरल्स के हिसाब से अगर हम कंपेयर करते हैं तो राजस्थान तीसरा लार्जेस्ट मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री है। आफ्टर मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, पहला मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उसके बाद में तीसरे में राजस्थान। कुछ सिटीज और टाउन्स राजस्थान है जो फेमस फॉर इस मिनरल्स है, जैसे कि तुम्हारा खेतड़ी कॉपर के लिए फेमस है, मकराना मार्बल्स के लिए फेमस है। इसके अलावा राजस्थान हैज मोनोपोली इन डिपॉजिट्स ऑफ सम मिनरल्स, तो खूब ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि तुम्हारा लेड है, जिंक है, सिल्वर है, वोलेस्टोनाइट है, जैस्पर, फ्लोराइड, जिप्सम, एस्बेस्टस, रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन, गार्नेट। तो ये सारे जो है मिनरल्स राजस्थान में पाए जाते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन राजस्थान इज गिवन इन फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जहां पर कौन कौन से मिनरल्स किस किस रीजन में पाए जाते हैं, ये देख लेना। इसके साथ ही चैप्टर 10 भी कंप्लीट हो गया है। जितने चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स को फॉलो कर रहे हो? मैं बार बार रिमाइंड कराता रहता हूँ, क्वेश्चन आंसर्स फॉलो कर रहे हो क्या? सबके पास जितने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए सबके क्वेश्चन आंसर्स फॉलो अप कर रहे हो? क्या लिखा है विवेक, समझ में नहीं आ रहा है? सबने अपने पास एडवाइजर ले ली क्या? सबने सबने अपने पास एडवाइजर रख रखी है? दौसा डिस्ट्रिक्ट में मसाला डोसा मिलता है। दौसा डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ पाए जाते हैं, रॉक्स पाए जाते हैं, ग्रेनाइट वगैरह। सबके पास है ना? सोनू तेरे पास है? कनिका? तो इसमें से जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको प्रिपरेशन कर रहे हो ना, इनकी प्रिपरेशंस करते रहना। जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करते जाना, क्योंकि ये तो तुमको कंपलसरी है, ये तो जो क्वेश्चन आंसर्स है तो वो तो करोगे ही करोगे। इसके अलावा
एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद में फिर एक एक चैप्टर वापस मैं स्टार्टअप करूंगा एक रिवीजन टाइप में। उसके मैं उस चैप्टर में से फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको लिखवाऊंगा, बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन जो तुमको करने हैं। बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन देते जाऊंगा फिर हर एक चैप्टर का जो तुमको करने हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस चैप्टर जितने चैप्टर्स हो रहे हैं इनको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना टाइम तुम अभी लिखने में लगाओगे मैं चेक भी नहीं कर सकता अभी। तो इस कंडीशन में नहीं है कि तुम कॉपी लिखो फिर मैं चेक करूं। इसलिए तुम्हारे पास सबके पास एडवाइजर्स हैं, तो उन एडवाइजर से जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको फॉलो अप करते जाओ, इनकी प्रिपरेशन शुरू कर दो, इनकी प्रिपरेशन करते जाओ। और उसके बाद में फिर वापस एक बार जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते हुए एक एक चैप्टर उठाऊंगा और उस चैप्टर में से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस है, वो तुमको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अभी देखो अपने कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं हमारे। हाँ तो ठीक है, उसको फॉलो अप करना, उससे प्रिपरेशंस करना। चैप्टर 1 से 13 पूरा हो चुका है, 4 को छोड़कर। आई थिंक 4 हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नहीं हुआ है, बाकी 1 to 13 सारे चैप्टर हो गए। अनिवाल 1 to 13 सारे चैप्टर्स हो गए। 4 नहीं हुआ है ना, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। चैप्टर 4 हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नहीं हुआ है ना। 4 नहीं हुआ है चैप्टर, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नहीं हुआ। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जो है चैप्टर 4 यही है ना। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जो है काफी बड़ा चैप्टर है, तो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड को जो है हम उसको लास्ट में करेंगे। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड को लास्ट में करेंगे क्योंकि इसमें राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसको हम लास्ट में करेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर तुम्हारा 14, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्लानिंग। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्लानिंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। पेज नंबर है बुक में 190। थोड़ा सा डिस्कस कर ले, अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है। 190 में इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्लानिंग। तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्लानिंग में, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्लानिंग में जो है नेशनल इनकम के बारे में दिया गया है। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल इनकम। कि नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम यानी पूरी कंट्री की इनकम को हम नेशनल इनकम करते हैं। द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम फॉर इनकम ऑफ द कंट्री इज इंपॉर्टेंट। तो पूरे कंट्री का जो अलग अलग सोर्सेज से जो इनकम होता है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे तुम्हारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, जो अलग अलग सेक्टर से जो तुम्हारा होता है प्रोडक्शन इनकम, इसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। अब ये जो नेशनल इनकम है इसको हम कैसे, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम कैसे करते हैं। नेशनल इनकम इज द इंडिकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री। डेफिनेटली क्लियर है कि जिस कंट्री की नेशनल इनकम जितना ज्यादा होगा उस कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन अपलिफ्टमेंट जो है उतनी ही ज्यादा होगी। यानी जिस कंट्री का जितना इकोनॉमिकल या नेशनल प्रोडक्शन बढ़ेगा उस कंट्री की इकोनॉमिक स्टैचर भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। We can compare the economy of the other countries on the basis of national income। ये नेशनल इनकम पे बेसिस के हिसाब से ही जो है हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। एक कंट्री को दूसरे कंट्री से हम नेशनल इनकम के बेसिस पर ही जो है कंपेयर करते हैं। इसके अलावा contribution of different sectors and their relative importance in economy
कैन बी फाउंड फ्रॉम नेशनल इनकम। किस सेक्टर से कितनी कमाई आ रही है या किस सेक्टर से कंट्री में कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ये नेशनल इनकम के थ्रू ही पता चलता है। नेशनल इनकम के थ्रू कैसे पता चलता है? जैसे कि मान लो एग्रीकल्चर से कितना आ रहा है इनकम प्राइमरी सेक्टर से, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज से कितनी इनकम जनरेट हो रही है, टर्शियरी सेक्टर से कितनी इनकम जनरेट हो रही है। तो इन सब का जो फिगर जो है वो हमको नेशनल इनकम में मिलता है। यानी नेशनल इनकम से हमको पता चल जाता है कि कौन सी सेक्टर कंट्री में कितनी डेवलप कर रही है और कौन सी सेक्टर से जो है कितनी इकोनॉमी जो है वो कंट्री में जनरेट हो रही है। तो इससे हमको पता चल जाता है। इसके अलावा on the basis of national income estimates, future policies can be formed for the economy. नेशनल इनकम के बेसिस पे ही फ्यूचर पॉलिसीज को जो है फ्रेम किया जाता है, प्लान आउट किया जाता है। ये फ्यूचर पॉलिसीज जो है किस तरीके से बनाया जाए, किस सेक्टर से कितनी इकोनॉमी जनरेट हो रही है, किस सेक्टर से कितना इनकम आ रहा है। अगर कोई सेक्टर से कम इनकम आ रहा है तो उस सेक्टर को यानी डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से जो है नेशनल प्लानिंग की जाती है कि अगर मान लो कि सेकेंडरी सेक्टर से ज्यादा इनकम आ रही है, प्राइमरी सेक्टर से बहुत ज्यादा इनकम नहीं आ रही है, तो क्या क्या स्टेप्स लें, क्या क्या करें जिससे हम प्राइमरी सेक्टर को डेवलप कर सके। प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करने के बाद में उसमें क्या क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे वो कोरिलेट हो या अदर सेक्टर के साथ चले, ये सारे इसी चीज पे डिपेंड करते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर इस चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके ओके, बाय फिर।